अच्छा जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है ये क्या था कि जब आपने वेस्पर पढ़ी थी तो उसके एंड पे हमने कहा था कि वेस्पर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मसलन वेस्पर जो होता है, जो वेस्पर थ्योरी थी वो हमें शेप्स के बारे में तो बता देती है, ज्योमेट्री तो बता देती है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि बॉन्ड बनता क्यों और कैसे है। नंबर 2 फिर ये कि वो बॉन्ड लेंथ के बारे में नहीं बताती, हमें बॉन्ड एनर्जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि कोई बॉन्ड जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई ज्यादा वीक होता है, ठीक है, कोई स्टेबल होता है मॉलिक्यूल, कोई नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये जाहिर है उसके अंदर ये शॉर्ट कमिंग्स थी, ये उसके अंदर जो है ना वो डिफेक्ट्स थे वेस्पर के अंदर। इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए फिर जाहिर है कि हमें एक ऐसी थ्योरी चाहिए जो इन चीज़ों को कवर करे, जिसमें बॉन्ड एनर्जी का हम बताएं, बॉन्ड फॉर्मेशन का बताएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर हों। तो इनको कवर करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेजेंट की, मुख्तलिफ लोगों ने इस पर काम किया। हैटलर था, लंडन था, पॉलिंग है, स्लेटर है। तो कोई भी थ्योरी जो होती है ना उसमें जाहिर है मुख्तलिफ लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होता है, किरदार होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेस्पर थ्योरी है ना, हम तो इसको देखते हैं बड़े सादे से अंदाज में। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल एक थ्योरी है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, या यूं कह लें कि एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है बॉन्डिंग की, कि बॉन्ड क्यों बनता है, ठीक है, उसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस बेस पे ये क्वांटम मैकेनिकल प्रोसीजर और कैलकुलेशन होती है जिसकी बुनियाद पे हम ये बनाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी फिजिक्स की बेसिकली शाख है, केमिस्ट्री की भी एक ब्रांच है क्वांटम, ठीक है, जिसमें हम जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं जैसे एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, एटम का स्ट्रक्चर है, इन चीजों को जिसमें हम पढ़ते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स आपको पता ही है उससे मोशन से रिलेटेड होती है, और क्वांटम मैकेनिक्स से जो जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जो बड़े इंतहाई छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी मोशन को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स की एक जो है ना वो बेसिकली ब्रांच है, और केमिस्ट्री में भी जो है इसका बेतहाशा यूज है। बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो ओवरऑल अगर हम देखें तो वो एक फिजिक्स की ही सब ब्रांच बनती है। तो बहरहाल तो क्वांटम मैकेनिकल एक अप्रोच है, लेकिन हम इसको बड़े सिंपल से अंदाज में देखेंगे। हम इसके दो एस्पेक्ट कह सकते हैं, एक तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है और एक उसका ऐसे सिंपल पास्टुलेट्स के फॉर्म में जो हम पढ़ते हैं ना। तो इसका पहले मैंने जो एस्पेक्ट डिस्कस किया है वो पास्टुलेट्स के फॉर्म में, इसकी सादा एक शक्ल है, या ये कहना क्या चाहता है शायद, इसमें समझाना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इस थ्योरी के जो पास्टुलेट्स हैं वो हम पढ़ते हैं, एक दफा देख लेते हैं। तो इस थ्योरी का जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि बॉन्ड कब बनता है। वो कहता है बॉन्ड तब बनता है जब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेट्स सपोज एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाफ फील्ड है, तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, जो ना वो बॉन्ड बना लेंगे। तो मतलब इसने एक कॉन्सेप्ट दिया ओवरलैप का, कि बॉन्ड जो होता है वो ओवरलैप से बनता है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल का मतलब होगा कि किसी एटम के आखिरी शेल के जो ऑर्बिटल, वो वाले ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड है, ठीक है, और वो ओवरलैप करेंगे किसी दूसरे एटम के वैलेंस शेल के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का दरमियान में न्यूक्लियस और इसका एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो 1s में है। तो आपको पता है ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनके पास एक एक है, तो इसका मतलब है इन दोनों के जो ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है, हाफ है। 2 मैक्सिमम होते हैं इलेक्ट्रॉन और एक एक का मतलब है हाफ है। तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या कर सकते हैं जी, ओवरलैप कर सकते हैं, और जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनके दरमियान क्या बन जाएगा जी, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये थ्योरी बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है कि ये ऐसे ओवरलैप कर लेंगे। आगे मैं आपको मजीद इसकी डायग्राम सिखाता हूँ, ठीक है। तो इनके दरमियान क्या बन जाता है, बॉन्ड बनाता है। तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए नजदीक बॉन्ड बनाने के लिए बेसिक जो शर्त है वो ये है कि एक तो ऑर्बिटल हाफ फील्ड होना चाहिए और वैलेंस ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बना देते हैं। अच्छा, और इसमें बड़ी क्लियर बात है कि सिर्फ हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल है वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, बाकी ऑर्बिटल उसमें हिस्सा नहीं लेते। चाहे आखिरी शेल में जितने मर्जी ऑर्बिटल हों, लेकिन सिर्फ हिस्सा बॉन्ड बनाने में वो लेंगे जो हाफ फील्ड है, ठीक है। और ये जो ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी और सिमेट्री सेम होती है। सिमेट्री से मुराद इनकी अलाइनमेंट इस तरह से होती है कि ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक अगर ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये इसके साथ ओवरलैप करना चाह रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसकी बजाय अगर इसका हम ओवरलैप करवाएं किसी
इस तरह के ऑर्बिटल के साथ, तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर अलाइनमेंट बनती है, ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं बहरहाल। तो इनकी एक प्रॉपर अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट से क्या मुराद है, फर्दर हम उसमें सिग्मा और पाई बांड में पढ़ेंगे। तो बेसिक ये इसका आइडिया था जी। सर इसमें जब ये मैंने पूछना था कि जब इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते हैं सर, ये जब ओवरलैप होती है इनके ऑर्बिटल्स की, तो सर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सर आपकी आवाज भी ओवरलैपिंग होती है, या फिर वो पूरा जो ऑर्बिटल होता है वो भी उसकी वो जगह होती है इलेक्ट्रॉन्स की? अब आपने क्वेश्चन किया है कि देखें, ये एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक दूसरा जो ना वो 1s ऑर्बिटल है, लेट्स सपोज मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, और इन दोनों ने आपस में किया हुआ है ओवरलैप ऐसे, ठीक है। ये दरमियान में इसका न्यूक्लियस, ये दरमियान में इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, ये ओवरलैप हो गया आपका। आपके माइंड में जो क्वेश्चन है कि आप ये कह रहे हैं कि क्या ये ओवरलैप इलेक्ट्रॉन्स ने किया या ऑर्बिटल ने किया है। बच्चे एक बात याद रखें, व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज नथिंग, ठीक है। ऑर्बिटल कोई भी चीज नहीं है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप एक जहाज है, ठीक है, एक जहाज जो है ना वो आपके घर के ऊपर ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और एक दूसरा जहाज है वो भी चक्कर लगा रहा है लेकिन वो थोड़े बड़े चक्कर लगा रहा है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि या ये जो ये वाला जहाज है ना, इसका ऑर्बिटल छोटा है, इसका दायरा छोटा है, इसका दायरा क्या है, बड़ा है। क्या वहां पे कोई दायरा बना हुआ है? नो सर, दायरा नहीं है। दायरे से मुराद आप क्या ले रहे हैं कि जिस रास्ते पे वो जहाज जाएगा ना, वो उसको हम ऑर्बिटल कह रहे हैं। और वो फिजिकली कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ एक फर्जी एक रास्ता है एक कि जिस पे वो मूव कर रहा है, ठीक है। वो कोई सड़क नहीं है, वो कोई मतलब पटरी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। क्लियर? वो जहाज जिस जिस रास्ते पे जा रहा है, हम उस रास्ते को उसका क्या कह रहे हैं जी, ये उसका रास्ता है, ये उसका दायरा, ये उसका ऑर्बिटल है। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे भी यही सूरत आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे मूव करता है उस रास्ते को हम कह देते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। अब ऑर्बिटल बेसिकली कोई चीज नहीं है, चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ओवरलैप कर लेते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन था, पहले क्या हो रहा था कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, सही है। वो जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ एक एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ये वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, कशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी कशिश सिर्फ यहाँ तक की है। अब जब इन्होंने ओवरलैप किया ना, तो पता क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है और इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये अब इसके दायरे के अंदर आ गए हैं दोनों। और ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। इस अट्रैक्शन की वजह से हुआ क्या कि ये दोनों एटम आपस में अटैच हो गए, ये दोनों एटम आपस में क्या हो गए, अटैच हो गए। इसको हम ओवरलैप कह रहे हैं। ये बात समझ आई है? जी सर। कि वो जो इलेक्ट्रॉन पहले दूर दूर अपने अपने दायरे में घूम रहे थे ना, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दूसरे एटम के दायरे में भी जाना शुरू कर दिया, ठीक है। जब दूसरे एटम के दायरे में जाना शुरू कर दिया तो वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना शुरू कर दिया, कशिश करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया कि वो दोनों एटम आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। जी सर, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? सर जी, जी सर जी, इनमें रिपल्शन नहीं होगी, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन का? नहीं, एक्चुअली ये होता है कि वो रिपल्शन होगी। दो चीजें यहाँ पे ना, बेसिकली तीन चीजें काम कर रही होंगी। मैं अगर वो किधर गया है हमारा दायरे, ये यहाँ पे ना तीन चीजें हैं। एक रिपल्शन होगी इस पॉजिटिव की इस पॉजिटिव के साथ, इनके आपस में क्या होगी, रिपल्शन, ठीक है। एक रिपल्शन है इस इलेक्ट्रॉन की इस इलेक्ट्रॉन के साथ, रिपल्शन है। दो क्या है आपके पास, रिपल्शन। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास अट्रैक्शन भी है। अट्रैक्शन की कुव्वत है इस न्यूक्लियस के दरमियान और इन दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान,
इस न्यूक्लियस के दरमियान और इन दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। मतलब यहाँ पे दो तरह की कुव्वतें हैं, एक कशिश की कुव्वत है, एक रिपल्शन की कुव्वत है। जो वाली कुव्वत ज्यादा मजबूत होगी तो उसके मुताबिक रिजल्ट आएगा। अगर अट्रैक्शन की फोर्स मजबूत है तो बॉन्ड बन जाएगा, अगर रिपल्शन की फोर्स ज्यादा है तो बॉन्ड टूट जाएगा, बनेगा नहीं। क्लियर है? जी सर। अच्छा, तो जी ये सर। आगे जब इसका मैथमेटिकल मॉडल में पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम बताएंगे कि ये एक्चुअली एक हद तक एक दूसरे के करीब आते हैं, उससे ज्यादा करीब नहीं आते, क्योंकि अगर उससे ज्यादा करीब आए तो फिर इनमें रिपल्शन डोमिनेट हो जाती है। ठीक है ना? फर्ज करें यहाँ तक ये करीब आ जाते हैं क्योंकि यहाँ तक इनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन की निस्बत, लेकिन और ज्यादा करीब आएंगे तो फिर जो है ना वो इनमें क्या हो जाएगी, रिपल्शन बढ़ जाएगी अट्रैक्शन की निस्बत। सही है ना? जी सर। तो वो एक मुनासिब फासला, एक कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस तक एक ओवरलैप करते हैं ताकि उनके दरमियान जो है ना वो अट्रैक्शन डोमिनेंट हो और जो रिपल्शन है वो डोमिनेंट ना हो। समझ आइए? जी सर। अच्छा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ओवरलैप के बारे में हमने डिस्कस किया भाई कि ओवरलैप क्या होता है। और ये देखें, अगेन मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तस्वीरों से, ये एक हमारी अपनी इमेजिनेशन है, ठीक है। लेकिन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो ओवरलैप का कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिकल है, ठीक है। मैथमेटिकल किस सेंस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल की शक्ल में नहीं होता, वो वेव की शक्ल में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की शक्ल में होता है, पार्टिकल भी होता है, वेव भी, इसकी डुअल नेचर होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को अगर सिंप्लीफाई करें ना तो ये कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है जी सर। अच्छा, नेक्स्ट। तो पहले दो पास्टलेट्स आपने देखे कि भाई एक तो ये है कि हाफ फील्ड और ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, आखिरी शेल के ऑर्बिटल होने चाहिए, हाफ फील्ड होने चाहिए, वो ओवरलैप करते हैं और उनमें बॉन्ड बन जाता है और उनकी एनर्जी मिलती जुलती होनी चाहिए, सिमेट्री भी मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, अगली पास्टलेट्स का क्या है कि ये जो ओवरलैप हो जाता है, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन के पेयर है वो लोकलाइज्ड हो जाता है। आपने ना कॉन्सेप्ट पढ़ा था लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड का कॉन्सेप्ट क्या था, एक ऐसा बॉन्ड जिसकी पोजीशन फिक्स रहती है, जो मूव नहीं करता, जिसके इलेक्ट्रॉन अगर दो एटम्स, ये फर्ज करें यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन दो एटम्स के दरमियान है तो ये हमेशा इन दो के दरमियान रहेंगे, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं जिसकी पोजीशन फिक्स होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो दोनों न्यूक्लियस के दरमियान उसकी पोजीशन फिक्स होती है, वो किसी और एटम के साथ, किसी और न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, वो इन दो न्यूक्लियस के दरमियान ही जो ना वो मौजूद रहता है और इन दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ही उस पर लगती है, ठीक है। फिर ये होता है कि जो ओवरलैप होता है वो एक एप्रिशिएबल एक्सटेंट तक होता है। एप्रिशिएबल एक्सटेंट से मुराद ये है कि इतना तो ओवरलैप होना चाहिए कि उनमें कोई बॉन्ड बन सके और इनमें अट्रैक्शन डेवलप हो सके, लेकिन एक हद से ज्यादा जो ओवरलैप है वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि फिर न्यूक्लियस की रिपल्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, ये है कि जितना ओवरलैप ज्यादा होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन वो भी फिर अगेन वही बात है कि एक हद तक ओवरलैप हो सकता है। उसके बाद ये होता है कि जब ओवरलैप हो जाता है तो एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है और उस ओवरलैप के जो बॉन्ड बनाने के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनको हम दोनों एटम्स के लिए कंसीडर करते हैं। ये जो बेसिकली आपने कोवलेंट बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया है ओवरलैप करके, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों से बिलोंग करता है, ये इस एटम से भी बिलोंग करता है और ये इस एटम से भी क्या करता है, बिलोंग करता है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस जो है वो इसको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ कशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, और लास्ट बात ये कि इंडिविजुअल एटम्स रिटेन देयर आइडेंटिटीज, कि बाकी एटम को कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है ना। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक एटम है, ये देखे ना, फर्ज करें आपके पास एक ये एटम है इस तरह का जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हैं, सही है, ये दरमियान में इसका न्यूक्लियस, तो अगर बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे, ये आखिरी शेल के, आखिरी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे, तो बाकी जो पूरे का पूरा एटम है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार रखता है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स पढ़ने से पहले हम ओवरलैप की टाइप्स पढ़ लेते हैं कि ओवरलैप क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये आपने ओवरलैप की टाइप के हिसाब से दो तरह के बॉन्ड होते हैं हमारे पास, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या फर्क है कि सिग्मा बॉन्ड बनता है जब हेड टू हेड ओवरलैप होता है, आमने सामने से ओवरलैप होता है, ठीक है ना। हेड टू हेड ओवरलैप का मतलब है जैसे आप पेंसिल बंद करते हैं ना तो उसके जो उसका होता है ढक्कन होता है
उसमें या पेन डालते हैं तो वो हेड टू हेड ओवरलैप है, ठीक है ना, आमने सामने से, ठीक है ना, एक इधर से आता है एक इधर से आता है और दोनों ओवरलैप करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपको एग्जांपल नजर आ रही है, ये हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है, ठीक है, ये हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है, ये वाला एस और पी का, ये पी और पी का हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जब ओवरलैप होगा तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे ये सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी हमारे पास ओवरलैप होता है जिसमें साइड टू साइड ओवरलैप होता है। मिसाल के तौर पर एक ये पी है, एक दूसरा पी है, ठीक है, ये दोनों पड़े हैं, तो ये क्या करते हैं, थोड़े थोड़े एक दूसरे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े एक दूसरे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, ठीक है, और झुक के एक दूसरे के साथ क्या करते हैं जी, वो हल्का सा ओवरलैप करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप क्या करें कि दो ले वो होते हैं नहीं, झाड़ू के तीले होते हैं जो, ठीक है ना, वो दो तीले ले लें, खड़े कर लें उनको सीधा, ठीक है, दरमियान से उनको मजबूती से पकड़ें और उनको किनारों से मिला दें आपस में। वो मिल तो जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन वो स्टेबल नहीं होंगे। जैसे ही उनको मौका मिलेगा ना तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो ये साइड बाय साइड जो ओवरलैप होता है, इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसको साइड बाय साइड या लेटरल ओवरलैप कहते हैं। और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो इस तरह से बनता है कि वो जो ओवरलैप है वो ऊपर से हुआ है और नीचे से हुआ है, ठीक है, अबव एंड बिलो हुआ है। इसमें आमने सामने से ओवरलैप होता है, ठीक है। और ये जो सिग्मा ओवरलैप है ये कहाँ कहाँ पे मुमकिन है, ये मुमकिन है जब एस का ओवरलैप एस के साथ हो तो हमेशा सिग्मा ओवरलैप होता है, एस का पी के साथ ओवरलैप हो तो फिर भी जो ना वो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, और पी का पी के साथ ओवरलैप हो तब भी बन सकता है। लेकिन पी के साथ ओवरलैप में शर्त ये है कि दोनों पी एक ही एक्सिस पे होनी चाहिए। आपको पता है पी जो होते हैं वो डिफरेंट एक्सिस पे जो ना वो फॉल करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जी होता है, ठीक है। तो अगर पी का पी के साथ ओवरलैप करवा रहे हैं तो अगर एक पी एक्स पे है तो दूसरे का भी एक्सिस क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो ना वो अगर एक पी वाई है तो दूसरा भी पी वाई होना चाहिए, एक पी जी है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, पी जी होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो उनके दरमियान जो ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा, तो सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, या एस का ओवरलैप एस के साथ हो, एस का ओवरलैप पी के साथ हो, या पी का पी के साथ हो, और इसमें दोनों पी जो होते हैं वो एक ही एक्सिस पे होने चाहिए। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो पाई बॉन्ड है ये बनता है पी का पी के साथ, ठीक है। बेसिकली पी का तीन तरह के होते हैं, उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, बाकी दो पाई बनाते हैं, और ये पैरेलल होने चाहिए। डी का डी के साथ बनता है और पी का डी के साथ भी बन सकता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के लिए आपको पता है कि साइड बाय साइड ओवरलैप होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें ओवरलैप बड़ा अच्छा होता है, हेड टू हेड जब आप ओवरलैप करेंगे तो बड़ा अच्छा ओवरलैप होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन साइड बाय साइड जब ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप क्या होगा जी, वीक होगा, उसमें बॉन्ड भी क्या बनेगा, वीक बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ा मजे का पॉइंट ये है कि जब आप हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे देखें हेड टू हेड ओवरलैप में क्या हो रहा है कि अगर एक का न्यूक्लियस ये है दूसरे का न्यूक्लियस ये है तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, वो दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में है। अगर एक का न्यूक्लियस ये है इसका न्यूक्लियस ये है तो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान में है। अगर इसका न्यूक्लियस ये है और इसका न्यूक्लियस ये है तो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान में है। मतलब एक लाइन जो दोनों न्यूक्लियस को मिला रही है उस लाइन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मौजूद होती है सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। जबकि पाई बॉन्ड में क्या होता है कि ये देखें अगर एक का न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरे का न्यूक्लियस, हाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की मैं बात कर रहा था कि देखिए अगर एक का न्यूक्लियस यहाँ पे एक का यहाँ पे है तो इन दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन ये है, तो जो ओवरलैप हुआ है वो अबव हुआ है और बिलो हुआ है। मतलब ओवरलैप के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉल कर रहे हैं न्यूक्लियस से ऊपर और नीचे, ठीक है। तो वहां पे दरमियान में होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यहाँ पे ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जाती है, ठीक है। तो ये इनमें बेसिकली डिफरेंसेस भी हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसका एक तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपको इन पॉइंट्स का भी जो ना वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करें कि ये होता क्या है, ठीक है। सिर्फ इसको रट्टा लगाना ही काफी नहीं है, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आसान। अब यहाँ पे देखें मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज करें एक ये पी है एक ये पी है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पे था, एक का इसका न्यूक्लियस यहाँ पे था, इसका ओवरलैप इधर से इधर हो रहा है और इधर से इधर हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो अबव है एंड बिलो है, ठीक है। जबकि सिग्मा में वो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी वो दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में होती है
मतलब जो लाइन न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रही है उस लाइन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो ना वो बढ़ जाती है, बाकी तरफ कम हो जाती है। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अबव और बिलो होती है, ठीक है। और लास्ट है सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन, कि सबसे पहला जब भी कोई दो एटम्स में बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर पाई बनता है। पाई कभी भी अकेला नहीं बन सकता, हमेशा सिग्मा बनेगा। हमेशा पाई बॉन्ड उन दो एटम्स के दरमियान बनता है जिनके दरमियान पहले से सिग्मा बॉन्ड बना हो, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के लिए कंडीशन है कि उन दो एटम्स के दरमियान पहले से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ हो। अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं बना हुआ तो पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, जबकि सिग्मा के लिए इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो सबसे पहला बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के दरमियान बनता है। नेक्स्ट हमने कुछ एग्जांपल्स इसकी पढ़नी है और इसको फिर कंक्लूड करना है, सम अप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने अब मतलब बेसिकली एग्जांपल्स देख रहे हैं कि वीबीटी किस तरह से इन चीजों को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। ये मैंने इसका सिंपल एस्पेक्ट पढ़ाया है, इसका एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, डेरिवेशन है छोटी सी, वो हम कल इंशाल्लाह करेंगे, देखेंगे अगर करनी हुई तो, ठीक है, वीबीटी का। अच्छा, तो वीबीटी के मुताबिक हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है, हाइड्रोजन गैस मीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ठीक है। तो सिंपल हाइड्रोजन में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो 1s1 है, मतलब इसका जो आउटर मोस्ट है वो 1s है और वो हाफ फील्ड है, तो इट मींस वो दूसरे 1s1 के साथ जो है ना वो ओवरलैप कर सकता है। और उनके उसके इस ओवरलैप के नतीजे में क्या बनेगा जी, एक मिनट, तो इस ओवरलैप के नतीजे में इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम जितने भी एग्जांपल डिस्कस करते आए, ये जितनी भी डायग्राम्स आपको नजर आती हैं ये सारी हाइपोथेटिकल डायग्राम है, ये फर्जी डायग्राम है, ये एक्चुअल एटम की या मॉलिक्यूल की डायग्राम नहीं होती, ये ज़हन में रखा करें, क्योंकि आज तक एटम को किसी ने देखा नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का था। उसके बाद आ जाए जी फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन F2। फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p5 है, p में उसके 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसको हम स्प्लिट करें तो px में py में 2 है, pz में 1 है, किसी में भी एक रख सकते हैं, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट मींस हर फ्लोरीन के अंदर ये वाला जो एक pz है वो क्या है, हाफ फील्ड है, ठीक है। उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। हाफ फील्ड का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक पीजी दूसरे पीजी के साथ जो है ना वो ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। और उसके ओवरलैप के नतीजे में इनके दरमियान क्या बनता है जी, एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इस तरह से फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाता है। बाकी जो तीनों इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं ये वाले, एक आखिरी शेल में एक ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये तीनों के तीनों बॉन्डिंग में कोई हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। आखिरी शेल का s का 2s का 2px का 2py में जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, जबकि ये वाला इसका जो है वो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, इस तरह जिनमें बॉन्ड बन जाता है। एक ना एक और चीज आपने याद रखनी है, ये यहाँ पे एक्चुअली ये एरो लगा हुआ है, इसको एरो से नहीं शो करते, इसको शो करते हैं हम हाफ एरो से, ठीक है। ऐसे अगर दो एक ही ऑर्बिटल में आने हैं तो उनकी स्पिन ऑपोजिट शो करने के लिए हम इस तरह से शो करते हैं, एक एरो हाफ एरो ऊपर की तरफ और एक हाफ एरो नीचे की तरफ, ठीक है। इसको पूरे एरो से शो नहीं करते, हाफ एरो से शो करते हैं। ये यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, आप जब इसको बनाएंगे तो आप इसको हाफ एरो बनाएंगे, मतलब ये जो है ना आप यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे शो करेंगे। अब दूसरा जो आप बनाएंगे ना जिसके साथ ओवरलैप करवाना है उसका फिर आप ये स्पिन नीचे की तरफ बनाएंगे, क्योंकि जब ओवरलैप के लिए एक ये भी कंडीशन है कि उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है ना। स्पिन ऑपोजिट कैसे शो करते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एनी हो। तो ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल था। इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 है, ठीक है। इसको एक्सपैंड करें तो px में 2 इलेक्ट्रॉन है, py में भी एक है, pz में भी एक है। अगेन यहाँ पे वो मिस्टेक है स्पिन वाली, आपने इसको हाफ स्पिन इसको जो ना वो कर लेना है, ये पूरा एरो नहीं होता, हाफ एरो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दो हाफ फील्ड है, एक py में है और एक pz में है, तो ये दो बॉन्ड बना सकता है एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ। जाहिर है उस दूसरे ऑक्सीजन के पास भी क्या होंगे कि px और py में py और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक का py और pz दूसरे के py और pz से ओवरलैप करेगा, तो इनमें बॉन्डिंग बन जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि एक जो ना वो p जो है सिर्फ एक p सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, बाकी जो ना वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो इनमें से किसी एक को भी आप सिग्मा बॉन्ड के तौर पे ले लें,
किसी एक का भी सिग्मा बना लें, मतलब पीजी का सिग्मा बना लें, या पी वाई का दूसरे पी वाई के साथ सिग्मा बना लें, एक का सिग्मा बनेगा, दूसरे का क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो यहाँ पे हमने जी को लिया हुआ है मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस वो एक्सिस होता है जिसपे मॉलिक्यूल पाया जाता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर एक्सिस पे जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा ये वाली, कि मॉलिक्यूलर एक्सिस पे जो ऑर्बिटल पाए जाते हैं वो आपस में क्या बनाते हैं, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और पाई बॉन्ड बनाने वाले जो होते हैं ना वो मॉलिक्यूलर एक्सिस पे नहीं होते, वो उससे परपेंडिकुलर या कोई भी उनका एंगल होता है। तो बहरहाल जो पीजी है, एक पीजी उसका दूसरे पीजी के साथ सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, बाकी जो पी वाई है और दूसरा पी वाई है वो साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे और उनके दरमियान क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इनके अंदर दोनों के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन के पेयर पड़े हुए हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर। यहाँ पे देख लें, एक ये वाला पेयर, एक ये वाला लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर की फॉर्म में पड़े हुए हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, सही है। तो इस तरह से इसमें बॉन्डिंग बनती है। अच्छा, अब ये ना ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आप बड़े गौर से देख लें। देखिए, जब 2 एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं ना तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, वो अब उनकी पेयरिंग हो गई है, अब वो जोड़े बन गए हैं। मसलन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी आपस में पेयर्ड बन जाएंगे, ठीक है। ये वाले जो 2 हैं ये भी आपस में क्या बन जाएंगे, पेयर्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना एक डिफेक्ट आ गया, एक ना बड़ा मसला आ गया। मसला क्या आया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना, हमारे पास ना एक टर्म होती है, 2 टर्म्स होती हैं। एक टर्म होती है पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और एक टर्म होती है डायामैग्नेटिक। अच्छा, पैरामैग्नेटिक वो होती हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है या जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं, और डायामैग्नेटिक वो होती हैं जिनकी मैग्नेट के साथ नो अट्रैक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, अब पैरामैग्नेटिक वो चीज जो जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है या जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, डायामैग्नेटिक वो जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता या जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करती। अब पैरामैग्नेटिक चीजें वो होती हैं जिनके अंदर पाए जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाए जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और डायामैग्नेटिक के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, सही है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज डायामैग्नेटिक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, सारे जोड़े होंगे। और अगर कोई चीज पैरामैग्नेटिक है तो हम उससे कह सकते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ऑक्सीजन को हम देखते हैं ना एक्सपेरिमेंटली, तो ऑक्सीजन का जो आता है ना वो पैरामैग्नेटिक आती है नेचर, लेकिन वीबीटी क्या शो कर रही है कि ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। मतलब वीबीटी कहती है कि वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑक्सीजन को क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो ये एक डिफेक्ट था वीबीटी के अंदर, क्योंकि हम थ्योरी को जो ना वो अहमियत नहीं देते, हम फैक्ट को अहमियत देते हैं, ठीक है। हम जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा आता है उसको अहमियत देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। और लेकिन एक्चुअली क्या है, ऑक्सीजन जो होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। वो क्यों होती है, वीबीटी के पास इस चीज का कोई आंसर नहीं है, ठीक है। और लास्ट पे स्ट्रक्चर है अमोनिया का। नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, तो ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि तीनों के तीनों इसके पी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है। इट मींस तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर सकते हैं। अब इन तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल के साथ अगर हम ओवरलैप करवाते हैं 3 हाइड्रोजन का, ठीक है, ये sp ओवरलैप होगा, एक तरफ s होगा, दूसरी तरफ p होंगे, ठीक है। तो ये sp ओवरलैप ये तीनों के साथ होगा और उसके नतीजे में जो है वो अमोनिया बन जाएगी। इसको एक इस तरह से भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से अमोनिया तो बन जाती है। लेकिन अब यहाँ पे भी एक मसला आ जाता है। मसला क्या आता है कि देखें, अगर हम देखें वीबीटी का कॉन्सेप्ट, तो वीबीटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या हुआ है
कि 3 आपके पास p ऑर्बिटल थे, आपको पता है कि तीनों के तीनों p एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर का मतलब है कि इन तीनों का एक दूसरे से जो एंगल है वो 90 का होता है। अब हमने कहा कि एक s जो है ना वो इधर जुड़ गया, एक s इधर जुड़ गया और एक s इधर जुड़ गया, तो इन तीनों s का आपस में जो एंगल है वो भी क्या होना चाहिए, 90 का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी आप वेस्पर में पढ़ के आए हैं, आपने वो AB3E में पढ़ा था कि वेस्पर का जो स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल पैरामिडल होता है अमोनिया का, ये एंगल जो है वो 106.8 या 107 के करीब होता है, 90 नहीं होता। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसका भी जवाब VBT के पास नहीं था, तो ये भी इसका एक क्या है, डिफेक्ट है, ठीक है। तो बहरहाल VBT ने एक हमें एक पिक्टोरियल मतलब एक तस्वीर की शक्ल में या एक इमेजिन करने में हमें आसानी दी कि बॉन्ड किस तरह से बनता है और क्यों बनता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल इसमें कुछ अभी डिफेक्ट्स हैं जिनको हम देखेंगे और उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है वो देखेंगे, फिर आगे हम जो है ना वो नेक्स्ट चलेंगे। जी यहाँ तक कोई